यार कल हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग शुरू कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस कैसे एनिमल्स में होती है। तो आज हम लोग थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे। एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में भी कल बता रखा था, ठीक है। तो अपना जो मेल के जो सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स जो है उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज द पेनिस एंड इन द मेल this acts as an secondary sex organ and it is utilized for the intercourse और उसमें तो बेसिकली क्या होता है, ये डिवाइड होता है इनटू ग्लैंड्स और फ्री एक्सट्रीमिटी। तो द बॉडी और मेन पोर्शन, ठीक है, और it having two crura or root you can say which are attaches with the ischial arch of the pelvis. So further it is derived or surrounded by fibroelastic capsule that is tunica albuginea. और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ये सराउंड्स करती है विद द बल्क ऑफ पेनाइल बॉडीज इंटरनल स्ट्रक्चर व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ पेयर्ड कॉलम्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू दैट इज द कॉर्पोरा कैवर्नोसा। अब ये ईच कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, ये रिप्लेशन होती है विथ ब्लड साइनोसॉइड्स और डिवाइड होती है इन द शीट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिनको हम लोग ट्रैबुक्ले के नाम से जानते हैं। अब यहाँ स्पीसीज में देखोगे स्पीसीज वाइज तो स्वाइन और रूमिनेंट्स में जो है पेनिस जो होती है वो फॉर्म होती है, ठीक है, व्हेन नॉट इरेक्ट। लेकिन इन हॉर्स के केस में क्या होती है, द पेनिस इज मस्कुलो कैवर्नोसिस और ये फ्लैसिड होती है, ठीक है। द वेंट्रल मिडलाइन ग्रूव जो होती है इन बिटवीन द कॉर्पोरा कैवर्नोसा इट कंटेन्स द पेनाइल यूरेथ्रा एंड an associated unpaired body of erectile tissue that is termed as the corpus spongiosus. Prepuce की बात करें तो this is the outer covering of the penis, ठीक है, which is surrounded by the invaginated fold of skin. You can say it is an invaginated fold of skin. आउटर सरफेस है, ठीक है, और ये टिपिकल स्किन होती है, जबकि इसका अंदर का जो पार्ट होता है दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें जो अंदर का पार्ट होता है दैट कंसिस्ट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन और ये म्यूकस मेम्ब्रेन होता है प्रीप्यूटियल लेयर, ठीक है। ये एक्यूमुलेट क्या करता है, यूरिन करता है और बहुत सिक्रेशंस जो निकलते हैं वो दूसरे सिक्रेशंस लाइक सीमेन वगैरह जो आती है, उसके बाद जो काफी डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको भी ये कवर करती है। अगर हम बात करें इरेक्शन और इजैकुलेशन की तो ये पेनाइल इरेक्शन जो है ये न्यूरल रिफ्लेक्स है, ठीक है, जो कि इनिशिएट होती है टैक्टाइल स्टिमुलेशन ऑफ द पेनिस, विजुअल और एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ठीक है। मतलब इन द केस अगर कोई फीमेल अगर स्ट्रेस में है तो क्या होता है, वो काफी साइन सिम्टम्स देते हैं, ठीक है। तो उस साइंस और सिम्टम्स के थ्रू जो मेल एनिमल होते हैं वो मतलब एक तरह से स्टिमुलेट पाते हैं, ठीक है, दे हैव गॉट जस्ट एन स्टिमुलेशन, तो उसके कारण भी इरेक्शन और इजैकुलेशन की प्रोसेस होती है। तो पेनाइल इरेक्शन रिक्वायर्स स्पेशली वैसोडाइलेशन, ठीक है। फिर अगर इनर्वेशन की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स रिलीज करते हैं एसिटाइल कोलिन which stimulates epithelial cells lining the blood vessels which further release nitric oxide। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये डायरेक्टली स्मूथ मसल पे एक्ट करती है और तो प्रायर टू इजैकुलेशन spermatozoa are moved through the ductus differentiatum to the pelvic urethra which is also termed as emission, ठीक है। तो ये जो एमिशन और इजैकुलेशन है ये ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स है, इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स है और ये जो टोटली कंट्रोल होती है दैट इज विद द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इजैकुलेशन ऑफ सीमेन की जब बात करें तो इट इज गोइंग ऑन थ्रू द पेनाइल यूरेथ्रा
which is further associated with more contractions of the epididymis. Ductus deferens and additional contraction which the muscles get from the canine. तो अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, स्पोमेटोजोआ मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो आप लोगों ने ऑलरेडी फोटोग्राफ्स देख रखा होगा और हमें उम्मीद है शायद आप लोगों को हमने क्लास में स्क्रीन पर दिखाया भी था स्पर्म्स के मोटिलिटी। यस सर। तो बेसिक तीन पार्ट में होता है ना, एक हेड होता है, बॉडी होती है और टेल होती है। तो हेड में क्या होता है? जनरली द हेड कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस which are having the condensed genetic material, ठीक है, एंड एक्रोसोम होती है और मेम्ब्रेन सैक, ठीक। सो द टेल हैज अ सेंट्रल कोर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। टेल की बात करें तो ये जस्ट एक फिलामेंट है, ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक फिलामेंट है जो क्या करता है, फ्लैजिला, उसमें फ्लैजिला का मतलब क्या बोलो, मतलब फ्लैजिला वाली उसमें सारी खूबी है जिसके कारण ये मूवमेंट में, स्पर्म को फर्दर मूवमेंट में हेल्प करती है। जब मिडिल पीस के बारे में कहें तो ये जो मिडिल पीस है एग्जैक्टली ये एनर्जी सोर्स ऑफ स्पर्म, मतलब कह सकते हो पावर हाउस, दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जनरली जो पूरे स्पर्म को है ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और जो एक्रोसोम है हेड में, दैट इज अ सैक ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स व्हिच इंक्लूड्स ऑफ एक्रोसिन एंड हाइलुरोनिडेज। तो ये दोनों एंजाइम जो है एक्रोसिन और हाइलुरोनिडेज, ये फैसिलिटेट करते हैं द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो अब थोड़ी अगर एपिडिडाइमिस के बारे में बताएं तो क्या है एपिडिडाइमिस? कंपोज्ड ऑफ अ लॉन्ग कन्वोल्यूटेड ट्यूब that connects the efferent ductals of the testes with the ductus deferens, ठीक है, मतलब ये एक पैसेज है जो efferent ductal से ductus deferens को कनेक्ट करता है। तो रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ये पास रेडियल टेस्टिस के थ्रू एपिडिडाइमिस में। और जो स्पर्म ये हमारा होता है टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस में, ठीक है, ये मतलब स्टोर रहता है, दैट इज द, प्रीवियस क्लास में भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था ना, पिक्चर दिखा के। तो ड्यूरिंग दिस पैसेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू एपिडिडाइमिस, these spermatozoa are immotile। जब तक वहां रहते हैं एपिडिडाइमिस में, इमोटाइल रहते हैं और इनकैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन, तब दे आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज द एग। सो एपिडिडाइमल सिक्रीशंस और टेस्टोस्टेरोन, मतलब जब इनको एपिडिडाइमिस में टेस्टोस्टेरोन और एपिडिडाइमल सिक्रीशंस और भी जो मिलते हैं हार्मोन्स और एंजाइम्स, तब जाकर ये एक्टिवेट होते हैं और स्टिमुलाई होते, स्टिमुलस मतलब इनको मिलता है और इनिशिएट करते हैं, मतलब ये दे गेट मैच्योर। So there is a functional change associated with these spermatozoas and they become motile and mature and they have the capability to make fertilize। तो बेसिक जब बात करते हैं हम सीमेन की और सीमेन टेक्नोलॉजी की, तो ये सीमेन क्या है? बेसिकली दीज आर द ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर द स्पर्मेटोजोआ और इसमें वैरायटी बहुत तरह के क्वालिटीज ऑफ सब्सटेंस रहते हैं जो इनको मतलब एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और इनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्रुक्टोज, साइट्रिक एसिड एंड सॉर्बिटोल, जो स्पर्मेटोजोआस को न्यूट्रिशन और एक यू कैन से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम सीमेन की, तो ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ पर ml ऑफ सीमेन, मतलब जितने स्पर्मेटोजोआ जितनी कंसंट्रेशन है उसी के हिसाब से सीमेन की कंसंट्रेशन फिक्स्ड होती है। और मोटिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है स्पर्मेटोजोआ की, ये भी फिक्स करता है ये सीमेन ही। इवन स्पर्मेटोजोआ के शेप जो है ये भी सीमेन ही कन्विंस करता है। सो सीमेन इज आल्सो कलेक्टेड एंड यूज्ड फॉर ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे आप लोग जानते हो, लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
और ये तो तुरंत हो गई जब कहीं भी हम फ्रेश अगर सीमेन निकालते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको तुरंत हम चाहे तो ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी मतलब सजेस्टेड एनिमल में। लेकिन अगर हम चाहे तो इसको काफी दिनों के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया अगर क्वालिटी मिलता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का अगर किसी एनिमल में स्पर्म है, अच्छे हाई मेरिट जेनेटिक मटेरियल का, तो उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और फर्दर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं किसी अच्छे हाई जेनेटिक मटेरियल फीमेल्स में टू गेट अ बेटर ऑफस्प्रिंग। सो बेसिकली दिस इज द फिगर और पिक्चर ऑफ स्पर्म्स। देख सकते हो इसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 7 तरह के स्पर्म्स रखा है, ठीक है। बुल का देख सकते हो, मतलब ये डिपेंड करता है तुम्हारे हेड, मिडल पीस और टेल के शेप, साइज पर और डिस्टेंस पर। तो देख सकते हो बुल का सबसे बड़ा है, बोर में भी बड़ा है, रैम में थोड़ा सा कंपेरेटिव छोटी होती गई, हॉर्स में और छोटी होती जा रही है, ना कि सिर्फ हेड बल्कि बॉडी और साथ साथ टेल भी। इधर देख सकते हो ह्यूमन के केस में ये और भी छोटी होती है, रैट के केस में देखते हो सिकल शेप्ड है, और पोल्ट्री के केस में देख सकते हो ये बिल्कुल निडल शेप्ड रहती है। तो ये कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इससे हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं कि कौन सा स्पर्म किस स्पीशीज का है। This is the table which differentiate the sperm concentration within the species. तो ये आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कंडीशन में जो बोर के केस में है, ठीक है, बोर में ऑलमोस्ट 150 टू 500 ml जो इजैकुलेशन होती है स्पर्म की, सीमेन की सॉरी, वो है। और स्पर्म की कंसंट्रेशन आप देख सकते हो यहाँ 25 टू 300 इंटू 10⁶ पर मिलीलीटर। एवरेज कह सकते हो 100 में, हम लोगों ने एवरेज निकाला। तो ये कह रहे थे बच्चा, ये कट गया था थोड़ी देर के लिए। स्क्रीन पे दिख रही है अभी आपके? हेलो? यस सर। स्क्रीन पे आ रही है ना स्लाइड? यस सर, स्लाइड आ रही है। तो कहने का सेंस था, थोड़ा इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो की जो मोस्ट मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा जो हम ले सकते हैं वॉल्यूम सीमेंट की, वो इन द केस बोर में, ठीक है। और सबसे कम सीमेंट की वॉल्यूम होती है वो होती है कैट के केस में। तो कैट नीड्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लेकिन अब देख सकते हो कंपैरेटिव ऑफ स्पर्म के कंसंट्रेशन, तो स्पर्म का कंसंट्रेशन देख रहे हो बोर में बहुत कम है ना। मतलब सर स्लाइड नहीं आ रहा। स्लाइड नहीं दिख रही है? नो अभी सर, नहीं आ रहा है सर। नहीं सर, स्लाइड नहीं है। एक मिनट। अब दिख रही है स्लाइड? अभी आ रहा है सर, अभी आया नहीं है। स्लाइड आ गई? यस सर। चलो वेरी गुड। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये कह रहे थे बोर के केस में सीमेन का वॉल्यूम जो है सबसे ज्यादा है इन कंपैरेटिव टू अदर स्पीशीज। इन द स्पर्म कंसंट्रेशन आप देख सकते हो तो ये ओनली 25 टू 300 और you can say on an average it is only 100 into 10⁶ per million। तो अब जैसे कैट में देख सकते हो बहुत कम है सीमेन का वॉल्यूम, लेकिन इसकी एवरेज 1700, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो ये ऐसा क्यों है?
ये बेसिकली नेचर ने जो प्रोविजन दिया है कि जिस एनिमल की या जिस स्पीसीज की स्पर्म की मोटिलिटी या मॉर्बिडिटी जितनी ज्यादा है उसको सीमेन की नीड उतनी कम होगी, ठीक है, उतनी फास्ट मूविंग, मोटिलिटी उसकी अच्छी, मोटिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने कल भी थोड़ा सा पढ़ा था के बारे में, थोड़ा सा आज एक डिटेल कर लेते हैं। जो बेसिकली एफएसएच और एलएच है, दैट इज द गोनेडोट्रोफिन्स एंड सम प्रोटीन हार्मोन्स, these stimulates testicular function from the adenohypophysis। तो बेसिकली जो तुम्हारा एफएसएच है ये प्रमोट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के बाय द एक्शन ऑन द जर्म सेल्स, ठीक है, और सर्टोली सेल्स जो है ये सपोर्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। मतलब एक हो गया एनाटॉमिकली और एक हो गई फिजियोलॉजिकली। एलएच जो है ये एक्ट करता है टेस्टिकुलर इंटरस्टिशियल सेल्स पे और ये प्रमोट करता है सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, ठीक है। तो ये सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस जो होता है इन द फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन। गोनेडोट्रोफिन की बात करें जीएनआरएच की, तो ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस में और रिलीज करता है एफएसएच और एफएच। टेस्टोस्टेरोन जो है इसका डायरेक्ट इफेक्ट है एडेनो हाइपोफाइसिस पे, ठीक है, और ये सप्रेस करता है एलएच लेवल को, एलएच की, ठीक है, लेवल ऑफ एलएच। और जब एफएसएच स्टिमुलेट होता है तो ये प्रोड्यूस करता है इनहिबिन फ्रॉम द सबकेंटिकुलर सेल, और ये जो इनहिबिन है यही नेगेटिव फीडबैक देता है फर्दर प्रोडक्शन ऑफ और सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स को। तो वहां वो चेक करता है कि फर्दर देयर शुड नॉट बी सिक्रेशन ऑफ एफएसएच और एलएच टू फॉर्म और टू मेक स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसको एक डायग्रामेटिकली व्यू से देख सकते हो, मेल एनिमल्स में क्या होती है। हाइपोथैलेमस, वहां से जीएनआर सिक्रीट हुई। बैकग्राउंड थोड़ा सा कम करो, किसी में म्यूट कर लो, फोन को म्यूट कर लो, ठीक है। तो जीएनआरएच वो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या सिक्रीट किया, जीएनआरएच। सर बोलो सर इसमें सर्टोली सेल प्रमोट कर रहा है सर स्पर्मेटोजेनेसिस को, टेस्टोस्टेरोन नहीं करेगा सर? स्टिमुलेट कर रहा है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जस्ट स्टिमुलेट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, ऑफ मेल गैमेट्स, ठीक है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होती है तो ये जीएनआरएच रिलीज करती है, जीएनआरएच एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, तो फर्दर सिक्रेशन होती है एलएच और एफएसएच की। तो एलएच की जब बात करें तो ये इंटरस्टिशियल सेल पर एक्ट करती है और रिलीज कराती है टेस्टोस्टेरोन which is required for the promotion of secondary sex characteristics, but in the case of FSH it acts on Sertoli cells, ठीक है, और एक तरफ ये स्टिमुलेट करती है the process of formation of sperms, और दूसरी तरफ जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जब ऑलमोस्ट हो जाती है या जो रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिल हो जाती है, तो एक साइड से यही सर्टोली सेल्स फिर इनहिबिन को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, और ये इनहिबिन जो है फर्दर नेगेटिव फीडबैक देती है और रिलीज ऑफ एलएच और एफएसएच, मतलब जीएनआरएच पर एक्ट करती है और इनको चेक करती है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में अगर थोड़ा सा हम समझे क्या व्हाट आर द फंक्शंस एंड रेगुलेशंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो उसको हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो है स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है, और ये एंटर करता है टारगेट सेल में और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को, मतलब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में जाकर जुड़ जाते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स क्या है, जो रिसेप्टर यूज होते हैं फॉर द फर्दर, मतलब यूज होते हैं टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में, ठीक है। तो ये क्या टेस्टोस्टेरोन जो ये मैच्योर करते हैं स्पर्मेटोजोआ को within the testis and promotes the development and function of male accessory sex organs,
जो काउज करते हैं डेवलपमेंट का, और ऑल्सो ये प्रमोट करते हैं बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर। तो फॉर नॉर्मल लिबिडो टेस्टोस्टेरोन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और ये ऑल्सो अफेक्ट्स, दीज ऑल्सो अफेक्ट्स टू द न्यूरॉन्स विद इन द ब्रेन। सो देख सकते हो इन कास्ट्रेटेड मेल, जैसे बहुत सारे गोट के केस में देखते होगे कि उनको हम बधिया कर देते हैं, उनका कास्ट्रेशन कर देते हैं। कास्ट्रेशन क्यों करते हैं? क्योंकि मेल की हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन प्रोडक्शन के नाम पर हमें फिर कुछ मीट पर्पसली एनिमल चाहिए होते हैं, तो हम लोग उसको कास्ट्रेट करते हैं, ठीक है। एनिमल को कास्ट्रेट करते हैं और फिर उसमें उनको चेंज कर देते हैं, ठीक है। मतलब वो ना मेल है ना फीमेल रह पाते हैं। लेकिन देख सकते हो कि इन कास्ट्रेटेड मेल लिबिडो में कंटिन्यू, ठीक है। मतलब सेक्स के डिजायर कहीं ना कहीं उनमें भी रहती है, लेकिन वो क्या है, मतलब जस्ट एक डिजायर है लेकिन वो यूज नहीं कर पाता है, ठीक है। मतलब बीइंग अ नॉट अ मेल और नॉट अ फीमेल। लेकिन ये सेक्स लिबिडो कहाँ से आती है? तो दिस कम्स फ्रॉम द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू द एस्ट्राडायोल। सो एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स की बात करें तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, ऑलमोस्ट वही चीजें हैं। सीमेन प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म एंड acts as a buffer against the acidity of the female genital tract। कल ही बताया था कि मेल की जो भी सिक्रेशंस होते हैं वो अल्कलाइन नेचर की होती है, ठीक है, और फीमेल में जो होती है एसिडिक होती है। तो इसको एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है। एम्पुले जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं और ग्लैंड्स हैं, इनके बात करें तो सबसे पहला एम्पुले है। सो दीज आर ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द terminal parts of the ductus differentiae, and they contribute volume to the semen, and it is well developed in case of stallion, bull and ram, but in boar it is not present, ठीक है। Vesicular glands की बात करें, that is also known as seminal vesicles। So these are paired glands which are associated with the genital fold, and these gland merges with the ductus differentiae which simultaneously creates the duct for the ejaculation। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो ये भी पेयर में होते हैं और ये सराउंडिंग होते हैं पेल्विक यूरेथ्रा में, ठीक है, अंडर द यूरेथ्रल मसल। तो ये प्रोस्टेट जो होता है ये बेसिकली हमारा अल्कलाइन सिक्रेशन ये प्रोड्यूस करता है, जो कि एक सीमेन को एक स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक ऑर्डर देता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर देता है। तो ओल्डर एनिमल्स में क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये इट मे बिकम इनलार्ज एंड इंटरफेयर विथ यूरिनेशन। तो जनरली ओल्ड एनिमल्स में क्या होती है, ये इनलार्ज हो जाती है, मतलब थोड़ी साइज इनकी बढ़ जाती है। तो साइज बढ़ने से क्या होता है, यूरिनेशन में जो यूरिनेशन में मतलब जो उसकी जो शीथ होती है, जो ट्रैक होती है, उसको थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसके कारण यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है। तो जनरली में देखोगे कि ओल्डर एनिमल्स में, ओल्ड एज्ड एनिमल्स में जनरली हम लोग प्रोस्टेट का ऑपरेशन करके उनको निकाल देते हैं, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है उसमें, ठीक है, और किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम होती है उससे वो बचाते हैं। तो ये थी बेसिक्स हमारी